65,000 मुसलमान शहीद हुआ, सो हिस्ट्री है। लेकिन आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में जो आज हुमनाबाद में हर एक आदमी एमएलए को टीका करते कि एमएलए में जैसा बातें कर रहे हैं। असल उनका मुद्दा क्या है, आरएसएस क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की रिमोट किसके हाथ में है, वो देखने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। ये आप बीजेपी पार्टी छोड़े तो आपको सिद्धू पाटिल साहब, मंडलकर साहब, सुभाष गहलोत साहब ये नहीं पूछे कि क्यों छोड़ रहे आप, इसलिए आप बीजेपी पार्टी छोड़े। Yes. तो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़े सर आप? थोड़ा कुछ तो ना इत्तेफाकी हो गए, या तो उन्होंने थोड़ा साहब हमको ना नज़रअंदाज किए होंगे, या तो हम थोड़ा नज़रअंदाज से रहे होंगे। राजशेखर पाटिल साहब का अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर में नज़र रखने के लिए? तो नपुर शर्मा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर जो गुस्ताखी की थी, आज देश हमें भारत छोड़ के जितने भी मुस्लिम कंट्री है मोहम्मद प्रवृत्ति पैगंबर साहब को मानते हैं, मानते रहेंगे जब तक सूरज और चांद जब तक रहेंगे। मोहम्मद प्रवादी मोहम्मद पैगंबर साहब हर एक के दिल में रहेंगे, और वैसे नेक इंसान के ऊपर इसी को लेकर सारे लीडरों के हम आपको ऐसे ही इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे। ये है राजशेखर पाटिल साहब की जो आपके बीच में है मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूर होती है, तो फिर से आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं आप? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय सनराइज पब्लिक स्कूल, एडमिशन और अंडर प्रोग्रेस नियर सरदार पटेल चौक, हुमनाबाद। दी हसन इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर LIC ऑफ इंडिया। नॉलेज पार्क हाई स्कूल के HB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद, बसवा कल्याण। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में जो हमारे साथ में मौजूद हैं जो बाबू टाइगर साहब, जो अहिंद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और XTP मेंबर हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि हुमनाबाद में उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से अभी वो रिज़ाइन दे चुके हैं, तो वो किस पार्टी में जाना चाहेंगे, कि आने वाले और TP ZP और असेंबली इलेक्शन के बारे में भी हम उनसे जानना चाहेंगे। तो सर हमारे चैनल में आपका वेलकम है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सियासी ज़िंदगी के बारे में, कि आप पहले किस पार्टी में थे, आपका बैकग्राउंड के बारे में। मैं 1994-95 में मैं जनता पार्टी से, जनता दल से था, और उस टाइम पर मैं हलीकेट B ग्राम पंचायती का 5 साल अध्यक्ष रह चुका हूँ, और अध्यक्ष रहते रहते हुए मैं हुलसूर विधानसभा क्षेत्र में जनता दल का संगठन नेतृत्व लेके मैं उस भाग में दिवंगित मिराजुद्दीन पटेल साहब का मैं शागिर्द हूँ। मैंने शासक के हमारे जो ऑनरेबल MLA है हुमनाबाद के, उनसे मैं थोड़ा डिस्टेंस रहा। तकरीबन एक चुनाव 2018 का चुनाव अभी एक 6-7 महीने था, तब तक मैं फिर मुझे सिद्धरामैया साहब से, ईश्वर खंडे साहब से बात हुई, रंदे जो भी है उनके साथ रहो बोल कर बोले। फिर साहब राजशेखर पाटिल साहब हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बुला के बिठा के हमें और कांग्रेस में लेने के बाद साहब और एक बार 2018 में बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन 32,000 लीड आए। उस टाइम पर सारे दलित, सारे बैकवर्ड, सारे माइनॉरिटीज़ लोग कांग्रेस का साथ दिए। साहब को बहुत अच्छी तरीके से विजय का एक संदेश दिए। सिद्धरामैया साहब का जो लीडरशिप इस राज्य में, उनका जो 5 साल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री अगर 5 साल इस राज्य का सभी समाज के लोगों को अच्छे अच्छे योजना देकर, किसानों को, दलितों को, माइनॉरिटीज़ों को और अपर कास्ट के लोगों को बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देख के इस राज्य में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला अगर से इस राज्य का कौन तो मुख्यमंत्री है बोल तो वो सिद्धरामैया साहब। उनके शासन काल में किसी को भी इनजस्टिस नहीं हुआ, और जो लोग जाति के आधार पर उनको एक बैकवर्ड आदमी है, उनके शासन अवधि में केवल पिछड़े लोगों की काम योजना ला रहे हैं बोल के थोड़ा जलसी थी उस टाइम पर। तो भी सिद्धरामैया साहब कभी जितने भी भाग्य के योजनाएं लाए हैं और वो डिप्रेस क्लास के लिए इस लाए थे। ऐसे सारे योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से 5 साल इस राज्य में उन्होंने हुकूमत दिया है। सभी समुदाय के लोग उनके शासन अवधि में बहुत खुश थे।
उसके बाद आज जो बीजेपी सरकार इस राज्य में आई है, इस देश में डबल इंजन सरकार है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे विचार इस देश में ला रहे हैं। आज देश में पेट्रोल का भाव क्या है, डीजल का रेट क्या है, घर में अनिल गैस का रेट क्या है, और हमारे क्या बोलते हैं डेली हम इस्तेमाल करते हैं क्या बोलते हैं तेल, मीठा तेल का रेट क्या है, तरकारी का रेट क्या है। ऐसे विचारों के ऊपर जनता जब स्ट्राइक करती है तो डबल इंजन सरकार और राज्य के बीजेपी नेता और केंद्र के बीजेपी नेता, ऐसे जो जनरल सब्जेक्ट है, आज जो लोग संकष्ट में हैं, आज लोगों की स्थिति गति बहुत शोचनीय है, लेकिन ऐसे विचारों के बारे में जब अपोजिशन वाले कुछ पूछते हैं तो भाईचारे के बीच में फॉर एग्जांपल हिजाब आ जाएगा और एक नहीं तो हलाल आ जाएगा, ये नहीं हुआ तो अजा आएगा। ऐसे दंगे फसादे हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत का ये जो कामकाज, ऐसे जो विचार रख के देश में जो डिवाइड एंड रूल करने का काम आज जो बीजेपी कर रहे हैं, हम इसके सख्त खिलाफ है। और 2014 में लोग नरेंद्र मोदी साहब जो देश की हित में जो ऐसे ऐसे ख्वाब बताए इस देश के युवकों को, काला धन ला देंगे बोलेंगे, काला धन लाता हूँ आना क्या नहीं बोले, 2 करोड़ नौजवान को उद्योग दूँ क्या नहीं बोले। ऐसे जितने भी उन्होंने वादे किए हैं 2014 में, एक भी ऐसा वादा उन्होंने पूरा किया है क्या? नहीं किया। हम ऐसे विचार रखते हुए भी मैंने भारतीय जनता पार्टी में गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह क्या, मैं भारतीय जनता पार्टी में शाश्वत मेंबर रहना, उस पार्टी से टिकट लेके मैं कुछ जिला पंचायत कुछ बनना बोल के नहीं गया। वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मंच के बाहर इतने वादे करते हैं, देश के हित के बारे में बात करते हैं, एकता के बारे में बात करते हैं, हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, हिंदू के बारे में बात करते हैं। असल उनका मुद्दा क्या है, आरएसएस क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की रिमोट किसके हाथ में है, वो देखने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। दूसरा कुछ वजह नहीं। मैंने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में इस राज्य में, इस देश में क्या करने वाली है, हम थोड़ा वहाँ पर देख चुके। हम बोले बाबा साहब अम्बेडकर का रचा हुआ संविधान को वहाँ पर कीमत नहीं है, बाबा साहेब के विचारधारा से बना राष्ट्रध्वज को वहाँ पर कीमत नहीं है, बाबा साहब संविधान से रचित हुआ सो डेमोक्रेसी वहाँ पर डेमोक्रेसी को वहाँ पर इज्जत नहीं है। तो हम रहकर क्या चाहिए, हम क्यों रहना वहाँ पर? इस देश का बुनियादी अगर से किसके ऊपर तो ठहरी है बोले तो वो संविधान के ऊपर ठहरी, संविधान के ऊपर ही है ना। लेकिन संविधान के विचार उनके पास नहीं है, संविधान के विचार नहीं है। संविधान के जो भरोसे जो संविधान हमको देश के लोगों को देना चाहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान में ये शोषित समाज के लिए जो विचार रखे हैं, वैसे विचार को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। केवल मुंह से बोलते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। और ये जो सरकार डबल इंजन सरकार है, इस देश के, इस राज्य के युवकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, मेरा आरोप है। जिस तरह तो आप बता रहे कि ये बीजेपी में जातिवादी को लेकर ऐसा हो रहा है, इसलिए हम पार्टी छोड़े और संविधान की कोई वहाँ पर अहमियत नहीं, इसलिए आप बीजेपी पार्टी छोड़े। तो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़े सर आप? देखिए, कांग्रेस छोड़ने का वजह ये है, हमारे जो यहाँ के जनप्रिय शासक माननीय राजशेखर पाटिल साहब, जिस वक़्त मैं थोड़ा जिला पंचायत हारने के बाद थोड़ा मैं अपने कामकाज में ये था, और वहाँ पर चंद लोग जो ऑनरेबल एमएलए साहब को हमारे बारे में मिसगाइड करके हमको जितना हो सके साहब से दूर करने का जो एक षड्यंत्र करके, आगे हमारे बारे में ऑनरेबल एमएलए साहब के पास दिल में कुछ गलत नहीं है, नफ़रत नहीं है, या हमारे पास भी साहब के बारे में कोई नफ़रत नहीं है। लेकिन चंद लोग साहब को ज़रा गलत मिसगाइड कर थोड़ा हमको ज़रा नज़रअंदाज करने की वजह से मैं दूर हो गया। नहीं तो हमें राजशेखर पाटिल साहब हमको कभी भी, हम किस इसमें भी हमको ये नहीं किए हैं, हमको अच्छी तरीके से देख लिए। चंद हमारे समाज के ही लोग होते हैं,
जो आपस में हमको दूर रखना बोलकर साहब को, और हो सकता है साहब के कामकाज में थोड़ा उनका शेड्यूल बिजी रहने की वजह से थोड़ा हमसे ज़रा बातचीत में थोड़ा ये रहने की वजह, दूर होने की वजह से मैं असमाधान होकर मैं बाहर आया। जी सर, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दूर होती है राजशेखर पाटिल साहब की जो आपके बीच में है मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूर होती है, तो फिर से आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं और हमारे इस भाग के जनप्रिय शासक सम्मान श्री राजशेखर पाटिल साहब, हमारे बीच में थोड़ा भी अगर से कुछ डाउट वो क्लियर हो जाता आने वाले दिन में। और मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, जनता के भलाई के लिए काम करने वाला हूँ। और मैं हुमनाबाद क्षेत्र के कांग्रेस के शासक सम्मान श्री राजशेखर पाटिल साहब के साथ मैं 2008, 2013, 2018 तक ये 3 इलेक्शन मैं बहुत ईमानदारी से और दिल से साहब के जीत के लिए मैं ये दलित और बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ और स्पेशली राइट और लेफ़्ट कम्युनिटी को इकट्ठा कर एक मंच बनाकर 2018 में बहुत ही लीड लिए हम लोग उनको जिताए हैं। और कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। हमारे बीच में अगर से थोड़ा कुछ तो ना इत्तेफाकी हो गएंगे, या तो उन्होंने थोड़ा साहब हमको ना नज़रअंदाज किए होंगे, या तो हम थोड़ा नज़रअंदाज से रहे होंगे। लेकिन कभी भी हमें कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के नेता के बारे में कभी असमाधान नहीं है। जी, राजशेखर पाटिल साहब का अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर में नज़र रखने के लिए? नहीं, मैं तो इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हुमनाबाद के इतिहास में मैं बसवा कल्याण क्षेत्र फिरा हूँ, भालकी फिरा हूँ, औराद फिरा हूँ, दक्षिण फिरा हूँ, नॉर्थ फिरा हूँ। शायद 2008 से लेकर 18 तक हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के नेता जो सभी समाज के लोगों को ले जाने का वो एक मेंटेलिटी अच्छा है उनमें। मैं इसी और एक बार बोलता हूँ, उनको सिर्फ मिसगाइड करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में उनको ओवरटेक करने वाला कोई भी नहीं है। आज खेत को जाने के रोड बने, डांबर रोड, सरकार कामकाज में उनको कोई साइड नहीं मार सकता। कौन सा भी सरकार रन दो, क्या भी भाग दौड़ करते हैं, उनके क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बजट लाने का अगर से कोई शख्स हमारे कर्नाटक में भागदौड़ करता है तो राजशेखर पाटिल है। जो आप बता रहे हैं कि खेतों को जाने वाले रोड के ऊपर में भी रास्ते को भी रोड बने, तो चंद लोगों का कहना ये भी आता है कि, और हमें भी थोड़ा बहुत नज़र आता है कि बस स्टैंड के सामने की जो रोड है और जो उधर चुड़गुप्पा जो जाते हैं उधर साइड में की जो रोड है, तो वहाँ पे क्यों नहीं बनाई गई सर अब तक? देखिए साहब, मैं आपके ऐसे मीडिया में लोकल के बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी इंटरव्यू आप भी कर चुके हैं। जीता हुआ एमएलए के बारे में पर्सनली अटैक नहीं करना, व्यक्तिगत निंदा नहीं होना। इलेक्शन वोटिंग और काउंटिंग दो ही तक रहता, चाहे जनता दल रहने दो, कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो। वंस टाइम ही इज इलेक्टेड, ही इज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव। जब जनता मैंडेट कर उनको जीता कर सर्टिफिकेट देने के बाद वो आदमी 2-2.5 लाख पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव। मेरा कहना ये है, व्यक्तिगत टीका नहीं करना। हम लोग, हमारा शासन का एमएलए है, हमारे क्षेत्र का एमएलए है। तुम उनके कौटुंबिक के बारे में, उनके व्यक्तिगत के जीवन के बारे में हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं देता। आप जीता हुआ शख्स को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के समस्या को लेके उन्हें स्पंदन नहीं कर रहे हैं, द्वेष राजकारण कर रहे हैं, इस अंदाज यहाँ पर चल रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ राइट्स, अपोजिशन वालों को राइट है। हर बात में उन्होंने कौटुंबिक की काम करते हैं, उनका क्या है, कौन से भी पार्टी के नेता रहें दो अपोजिशन में, अपोजिशन का। और एक बात, डेमोक्रेसी में अपोजिशन रहे तो ही रूलिंग वाला सभी के ऊपर दृष्टिकोण रख सकता है और काम का सही ढंग से होते हैं।
हर एक आदमी माइक के सामने आते कि अरे व्यक्ति, अरे यहाँ पर क्या हो गए हुमनाबाद में, एमएलए को थोड़ा टारगेट बना के एमएलए के अगेंस्ट में दो चार बातें बोल तो लीडर समझ जा रहे है ना साहब। एमएलए क्या है, एमएलए का अधिकार क्या है, एमएलए शासन सभा में बैठ के क्या कर सकता है, एमएलए को क्या क्या राइट्स है, वो पहले हम उसके बारे में उसके खिलाफ बोलते वक्त हम थोड़ा सोचना चाहिए। क्या बोलते हैं साहब, एमएलए 2 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके बहुत सारे कामकाज रहते हैं। आज हुमनाबाद में हर एक आदमी एमएलए को टीका करते कि एमएलए में जैसा बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा हो सकता है? रूलिंग एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, द पब्लिक हैज़ मैंडेट टू हिम, पब्लिक उनको मैंडेट किया है, इज ए इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करो, तुम डेमोक्रेसी के अंदर बात करो। व्यक्तिगत निंदा करने को हमको राइट नहीं है, चाहे मैं हूं दो कोई भी नहीं दो। उनके डेवलपमेंट नहीं है, उनके कामकाज अच्छे नहीं है, उनको पार्शलिटी कर रहे हैं, उन्हें जातिवाद कर रहे हैं, तो तुम टीका करो। यहाँ हुमनाबाद में सभी समाज के लोग शांति से हैं, चंद लोग नहीं होने वाले उनके बारे में बोलते हैं, चंद लोग नहीं होने वाले बोलते हैं। उनके डेवलपमेंट के बारे में आई एग्रीड, आई एक्सेप्ट। राजशेखर पाटिल साहब हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में शायद इतने डेवलपमेंट किए हैं, किसी समुदाय में रहने दो, रास्ते रहने दो, और मैं बोलता हूँ सारे योजना उन्होंने लाए हैं। हर खेड़े गांव में जाओ, मैं आगे आने वाले दिन में बोलता हूँ, चंद गाँव में सीसी रोड बनाने के लिए जगह नहीं है, डांबरकरण बीटी रोड बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आपको अगर से इसके बारे में डाउट है, मैं क्या है उनकी मुखस्थिति नहीं करता, मैं उनके बारे में प्रशंसा नहीं कर रहा। जो इस हुमनाबाद क्षेत्र में डेवलपमेंट 2008 से लेके 2018 तक आज तक भी हर खेड़े गांव में, मैं उनके साथ आज नहीं भी हूँ, मैं उनके विरोध में भी था, लेकिन मैं विरोध में था तो मैं उनके कामकाज के बारे में नहीं बोला। मैं उनके विरोध में था, मैं उनके कामकाज में बारे में नहीं बोला। उन कामकाज में कॉम्प्रोमाइज आदमी नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता आदमी, और अच्छा नेचर का है। गुस्सा करते हैं लेकिन दिल साफ है। दूसरे लीडरों को कंपेयर करें, गुस्सा करते हैं बाद में ठंडा होता है, लेकिन अच्छे गुण भी है, अच्छे काम, और उनको उनके पिताजी का आशीर्वाद है। वो एक अच्छे सेकुलर नेता थे, उनके दौर में सभी समाज के लोगों को बहुत रेस्पेक्ट था। और बसवराज पाटिल साहब, मैं उनके साथ में काम किया हूँ, एक अच्छे नेता थे वो। जी सर, अभी आप बीजेपी पार्टी छोड़े तो आपको सिद्धू पाटिल साहब, मंडलकर साहब, सुभाष गहलोत साहब ये नहीं पूछे कि क्यों छोड़ रहे आप, उसकी वजह क्या? भारतीय जनता पार्टी छोड़ते वक्त, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से पहले एक 15 दिन पहले मीडिया के सामने बोला था, बसवा जयंती जो 12वीं शताब्दी में इस भाग में क्रांति की है, अंतर्जातीय युवा की है, सभी लोगों को इक्वलिटी होना बोलकर जो चळवळी की है, आंदोलन की है, उस महापुरुष के जन्मदिन पर मैं भारतीय जनता पार्टी को राजीनामा दे रहा हूँ बोलकर बोला था मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भी मेरे को एक फ़ोन भी नहीं किया है, और कोई मेरे को आके मिले भी नहीं। जी, तो अभी आप किस पार्टी में, अब आपका तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि फिर से आप कांग्रेस पार्टी में जाएंगे? मेरे राजकीय गुरु, मेरे मार्गदर्शक सन्मान सिद्धरामैया साहब, तो नपुर शर्मा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर जो गुस्ताखी की थी, आज देश भर में जो माहौल चल रहा है और उसको अभी तक बोल रहे हैं कि अरेस्ट नहीं किया गया, तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नपुर शर्मा जो प्रवादी मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो सरासर भाईचारा और धर्म को निंदा की है, भाईचारे के बीच में जहर डालने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से उनको कहाँ भी रहने दो, तुरंत उनको अरेस्ट करना बोल के मैं मांग करता हूँ। किसी भी समाज सुधारक, किसी भी धर्म के अच्छे विचार रखने वाले, और इस देश के नहीं जितने भी मुस्लिम कंट्री है, हमें भारत छोड़ के जितने भी मुस्लिम कंट्री है,
मोहम्मद प्रवदी पैगंबर साहब को मानते हैं, मानते रहेंगे जब तक सूरज और चांद जब तक रहेंगे। मोहम्मद प्रवादी मोहम्मद पैगंबर साहब हर एक के दिल में रहेंगे। और वैसे नेक इंसान के ऊपर एक समाज को नहीं, सारे समाज को एक अच्छा, एक दिशा बताने वाले, एक अच्छा विचार दिए वाला वैसे इंसान के बारे में ये नपुर शर्मा, ये बीजेपी के लोग किसी पैगंबर के बारे में बोलते हो, थोड़ा उनके दिल में थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। अगर किसी ने मुस्लिम आदमी राम के बारे में, किसी मुस्लिम आदमी कृष्ण के बारे में बोला तो चुप पड़ते। धर्म तो सब कुछ है, भगवान सब कुछ है। हर कास्ट के अपने अपने धर्म, अपने अपने धर्म के देवता है, मानते हैं। लेकिन एक राजकारणी एक होके, एक पार्टी के होके किसी प्रवदी मोहम्मद प्रवदी पैगंबर साहब के बारे में, भगवान के बारे में बोलना, ये बहुत शर्मिंदी बात है। और आने वाले दिन में उनको 100% इसमें कोई शक नहीं है, जो अल्लाह के साथ खिलवाड़ करता है उसको एक ना एक दिन उसके पास जाना ही पड़ता है। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे हुमनाबाद की जनता को आने वाले दिनों के? नहीं, और एक क्या है, मेरी और एक मांग है। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार कर्नाटक में और देश में है, उस डबल इंजन सरकार के एक अहंकार के ऊपर कर्नाटक में आप लोग देख रहे हैं, कर्नाटक में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, इसके बीच में 5th क्लास है, 7th क्लास है, 9th क्लास है, उसमें सोशल साइंस है और कन्नड़ा है। बरगू रामचंद्रप्पा साहब जो एक अच्छे साहिती, एक विचारवादी, एक चिंतक है, पिछले अच्छे साहिती, अच्छे शिक्षण एक्सपर्ट के नेतृत्व में दूसरे कास्ट के विचारवादी का एक कमेटी बनाए थे, उसके नेतृत्व बरगू रामचंद्रप्पा थे। सही माने में सारे समाज के समाज सुधारक, संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, उस टाइम पर ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ लड़े वाला नारायण गुरुजी और ज्योतिबाई फुले और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ऐसे लोगों का विचार हमारे बच्चे पढ़ना, उनके विचार लेके चलना, ताकि हमारा देश सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से रहा हुआ हमारा देश है। ऐसे देश में केवल ब्राह्मणीकरण और केसरी करना, जातिवाद के लोगों के विचार ऐसे छोटे बच्चों के किताब में डालकर सारे सरकारी शाले स्कूलों को आरएसएस का शाखा बनाना बोल के जा रहे हैं, इसका मैं कड़ी विरोध करता हूँ। और इस पट्या परिष्करण का जो अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ है, ये आरएसएस से आया वाला है और इसके नेतृत्व में बनी हुई समिति एक ही जात से जुड़ी हुई है, वो है सारे ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ है, जाति व्यवस्था के खिलाफ है। जो बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में ब्राह्मण जात में पैदा होके ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ में जो अंधश्रद्धा, ऊंच नीच, भेदभाव, ऐसे विचार जो चालती में थे, जो मनुधर्म जारी में था, उस टाइम पर बसवण्णा ने कड़ू टीका किया था। टीका कर वो धर्म छोड़ कर आकर लिंगायत धर्म ये करे। और बसवण्णा के अच्छे अच्छे विचार भी उसमें उस चक्रतीर्थ ने, अंबेडकर का विचार के साथ जुड़े हुए संविधान शिल्पी अंबेडकर को आज विश्व में किस नाम से संबोधित करते हैं? किस नाम से? संविधान शिल्पी बोल के बोलते हैं ना, वो कट कर डाले। और बाबा साहेब से जुड़ी हुई उनके माता पिता, उसका जीवन चरित्र भी था, वो भी कट कर डाले। और अच्छे अच्छे विचार बच्चों के पाठ में आना चाहिए, ताकि इस देश की बुनियादी मजबूत हो जाए, सभी समाज के लोग समानता से ज़िंदगी करें, भाईचारा से रहें। और इस देश चल रहा है तो संविधान से चल रहा है, संविधान के विचार पाठ्य पुस्तक में लाना चाहिए, बसवण्णा के विचार कंटिन्यू रखना चाहिए, अंबेडकर के विचार कंटिन्यू रखना चाहिए, पेरियार नारायण गुरुजी का विचार कंटिन्यू रखना चाहिए,
संगोली रायना का विचार कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये सारे जो चेंजेस किए हैं वो रोहित चक्रतीर्थ को इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना और उससे तैयार हुए सारे पुस्तक इमीडिएटली बच्चों को स्कूल को नहीं बांटते हुए वापस ले जाना। और इसका जो जिम्मेदार है, ये जो समिति बनाने के जिम्मेदारी है वो है एजुकेशन मिनिस्टर बी नागेश। उसका तुरंत कैबिनेट से उसको हटाना बोल के हमारी मांग है। और रही बात सेकेंड, ये विचार के ऊपर आप लोग देख रहे हैं सारे कर्नाटक में अच्छे अच्छे विचारवादी साहित्य लोग, एजुकेशन एक्सपर्ट और सारे पार्टी के लोग एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी छोड़ के एजिटेशन चल रहा है। साहब सरकार क्यों खामोश है? बीजेपी के नेता क्यों खामोश है? जो आरएसएस स्थापन किए वाला हेगड़ेवार का राइटिंग और स्पीच तुम अंदर डालते बोलते, हम पूछना चाहते आरएसएस के आज जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में 2-3 फोटो रख के पूजा करते हैं ना, जो उनके विचारधारा से स्थापन हुई पार्टी बोलते हैं, और हेगड़ेवार, एमएस गोलवालकर, वीर सावरकर के विचारों के ऊपर आरएसएस स्थापन हुई ना, हम इस माध्यम से पूछना चाहते हैं आरएसएस लोगों को, हेगड़ेवार, एमएस गोलवालकर ये लोग स्वतंत्र चळवळी में थे क्या? थे क्या? अरे ये लोग ब्रिटिश के चमचे थे। ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के खिलाफ में जो जंग छेड़ रहे थे नौजवान बच्चों को, उन्होंने हमारे आरएसएस के संस्थापक हेगड़ेवार जी क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश के खिलाफ जो तुम चळवळी कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ जो होराट कर रहे हैं, ये गलत है, ये करना गलत है, ये देशद्रोही है और तुम लोग आतंकवादी है बोलकर बोले हैं। कौन बोले? हेगड़ेवार जी बोले। कैसे देश प्रेमी होते हैं उनके विचार, उनके राइटिंग तुम पुस्तक में लाते। जिस वक्त आज़ादी में लड़ने वाले भारतीय सैनिक को तुम ब्रिटिश के सैन्य में जाके शामिल कराते हो, तुम कैसे देशभक्त है? और एमएस गोलवालकर ने अपने वो क्या बंच ऑफ है ना, उनका थाट ऑफ बंच, द बंच थाट, उनका जो लिखा हुआ किताब में स्पष्ट लिखे, मैं इस देश में ब्रिटिशों का चप्पल उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस देश में दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ लोगों को इक्वलिटी का दर्जा अगर से देते हैं, मेरे को ऐसा स्वतंत्र नहीं होना बोले। सही है झूठ है? सही है झूठ है? ऐसे देश ढोंगी देशभक्त हैं ये लोग, ढोंगी देशभक्त हैं। इस देश के बारे में उनको कुछ भी चिंता नहीं थी, कुछ काज ही नहीं था। देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए वाले, मरे वाले, फांसी दिए वाले, अगर इसका एग्जाम्पल होना है तो गेट ऑफ इंडिया दिल्ली है। मैं भी गेट ऑफ इंडिया दिल्ली गया था, वहाँ पर तकरीबन 65,000 मुसलमान शहीद हुए, सो हिस्ट्री है, लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, गेट ऑफ इंडिया पे है। इस देश के लिए जितना हिंदू लोग स्वतंत्र संग्राम में त्याग बलिदान दिए हैं, उसी तरह उनके बराबरी में भी इस देश के मुसलमान इस देश की आज़ादी के जंग में लड़े हुए, शहीद हुए हैं। अगर तुलनात्मक करें तो सबसे ज़्यादा अगर से कौन तो इस देश के लिए शहीद हुए हैं तो वो मुसलमान है। मैं इसका अर्थ मुसलमान का वोट एनकैश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री बोलती है, हमारी देश की हिस्ट्री बोलती है। इसलिए अंबेडकर साहब कहते हैं, जो हिस्ट्री ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ बोलते हैं। जो इतिहास के बारे में जो जानकारी नहीं रखते हैं वो इतिहास रचना नहीं कर सकते बोलते हैं अम्बेडकर। तुम लोग ढोंगी इतिहास बताते हैं हमें। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो नहीं बोल रहा, एमएस गोलवालकर ने लिखा हुआ किताब में है, मैं ब्रिटिशों का गुलाम होने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस देश के दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ को इक्वलिटी का दर्जा देते हैं तो मैं वैसा आज़ादी नहीं चाहता हूँ बोले हैं। कैसे उन्हें देशभक्त होते हैं जी? और एक हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, इनको टेंडर कौन दिया?
भारतीय जनता पार्टी वालों को, आरएसएसों को टेंडर कौन दिया भाई? तुम संविधान को निष्ठे हो या आरएसएस मनुस्मृति को निष्ठे है? आज देश संविधान के ऊपर चल रहा है, तुम बीजेपी वाले संविधान को निष्ठे है क्या मनुशास्त्र के इसको निष्ठे है? तुम राष्ट्रध्वज को निष्ठे है या तुम्हारा भगवा ध्वज को निष्ठे है? अगर इतना देशभक्ति है आपके पास तो नागपुर में आपके ऑफिस में देश का राष्ट्रध्वज क्यों नहीं लगा? उसको 75 साल होना था। 1925 में एस्टेब्लिशन हुआ है आपका आरएसएस, आज तक राष्ट्रध्वज नहीं है। और तुम राष्ट्र की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, सनातन धर्म सब कुछ बोलते हैं ना। तो तुम्हारे इसमें तुम देश के सभी दलित, बैकवर्ड मंडी से सब हम भाईचारा से है बोल लिखते हैं। आपके आरएसएस के पदाधिकारी गण में कितने बैकवर्डों को, कितने दलितों को आरएसएस के उस बॉडी में स्थान मान दिए है? पुलिया दिए है क्या? एक ही जात के लोग। तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम्हारा मुद्दा क्या है? हम ये सारे विचार आरएसएस और संघ परिवार से देख चुके हैं। देश 2014 में आज़ाद नहीं हुआ, देश 1947 में आज़ाद हुआ है। हम लोगों को तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत दो। देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले देश का स्थिति गति था। इस देश में कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस किस अंदाज पर इस देश को लेके गई है, ये सब हिस्ट्री है। तुम 2004 में थम्बिंग मेजॉरिटी है बोलकर आज तुम सब कुछ तुम्हारा बोले सो सच होता है बोलो तो हम इतिहास को ध्यान देने वाले हैं। हम इतिहास के ऊपर अवलंबित है, हम इतिहास को चुस्तू दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ में बाबू टाइगर साहब। तो ये सारे चीज़ें आपके सामने रखे हैं। तो इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको हमनाबाद, बसो कल्याण और गुलबर्गा शहर के बड़े बड़े हस्तियां, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में TP, ZP और असेंबली इलेक्शन है। इसी को लेकर सारे लीडरों के हम आपको ऐसे ही इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे और आप भी कमेंट कर ज़रूर बताइए इसी के ऊपर में आपकी क्या राय है।